और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी को नेटवर्क सिक्योरिटी भी कहा जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस यानी बिना अनुमति के एक्सेस से बचाया जा सकता है। साइबर खतरों से बचाव या कार्यों को सुचारू रूप से बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं होती है। इसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। नेटवर्क सिक्योरिटी सबके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, इसके लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है। फिर किसी नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए उस नेटवर्क की मॉनिटरिंग आवश्यक होती है। वर्तमान समय में साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरों में मालवेयर, हैकिंग, क्रैकिंग, स्पैम, फिशिंग, बुलिंग आदि शामिल है। नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी के खतरों को टालने के लिए फायरवॉल और एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। कंपोनेंट क्या है साइबर सिक्योरिटी के? तो कॉन्फिडेंशियलिटी है, गोपनीयता है, फिर उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, ऑथेंटिकेशन है, प्रमाणीकरण है, फिर इंटीग्रिटी है, नॉन रिप्यूडिएशन है यानी गैर परित्याग, और एक्सेस कंट्रोल। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब यह नेटवर्क सुरक्षा का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। इसके द्वारा डाटा को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाया जाता है। अवेलेबिलिटी तो उपलब्ध रिसोर्सेज का उपयोग केवल ऑथराइज्ड यूजर के लिए ही इसका निर्धारण इससे तय किया जाता है कि जो उपयुक्त रिसोर्सेज हैं, उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, केवल ऑथराइज्ड यूजर के लिए ही हैं। इसका निर्धारण इससे किया जाता है। प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन तो इसमें व्यक्ति या पार्टी की पहचान को सुनिश्चित किया जाता है। डाटा को एक्सेस करने की अनुमति केवल ऑथराइज्ड व्यक्ति को ही होती है। सिस्टम का एक्सेस आईडी पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। सत्यनिष्ठा तो सेंडर और रिसीवर के मध्य आदान प्रदान होने वाले डाटा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। शेयर की गई जानकारी सटीक एवं शुद्ध होनी चाहिए। गैर परित्याग, नॉन रिप्यूडिएशन तो मैसेज को सेंड करने वाला ओरिजिनल यूजर कहीं अपने मैसेज को स्वयं का होने से इनकार न करे। नॉन रिप्यूडिएशन सेंडर की ऐसी किसी पॉसिबिलिटी को नहीं मानता है। एक्सेस कंट्रोल तो कौन सा यूजर किस फाइल को एक्सेस कर रहा है और कर सकता है, इसका निर्धारण एक्सेस कंट्रोल करता है। नेटवर्क या साइबर सिक्योरिटी के प्रमुख खतरे तो मालवेयर है, जिसमें वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रूटकिट्स, फिर है स्पाई, साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट, सलामी अटैक, साइबर स्टॉकिंग, वायरसी, स्पूफिंग, स्पूफिंग, स्पैम, एडवेयर, रूटकिट्स, फिशिंग, फ्लेम, हैकिंग, क्रैकिंग, कुकीज, डाटा डिलिंग्स, डिनायल ऑफ सर्विस। फिर है मालवेयर तो मालवेयर उस प्रोग्राम समूह का नाम है। यह मालवेयर उन प्रोग्राम का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। तो मालवेयर उन कंप्यूटर का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। वायरस, वार्म, स्पाईवेयर, रूटकिट्स और ट्रोजन आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। साइबर बुलिंग तो इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफदेह मैसेज और इमेज और वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग इसमें किया जाता है। भारत सरकार द्वारा कवच एंटी बुलिंग ऐप का निर्माण किया गया। फिर है साइबर वारफेयर तो किसी देश द्वारा दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क से संवेदनशील डाटा चुराना या नष्ट करना साइबर वारफेयर कहलाता है। 2021 में रूस के हैकर्स ने यूक्रेन देश के बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित किया था। फिर साइबर पोर्नोग्राफी तो इसके अंतर्गत इंटरनेट पोर्नोग्राफी तथा अश्लील वेबसाइट को शामिल किया जाता है। साइबर पोर्नोग्राफी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 में दंड के प्रावधान दिए हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट तो अपराधियों द्वारा किसी यूजर की व्यक्तिगत पहचान जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड एवं अन्य गोपनीय जानकारी चुराना आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की कॉपी करना इत्यादि। सलामी अटैक तो बैंक सिस्टम के अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कंप्यूटर में अवांछित प्रोग्राम को डाल दिया जाता है, जिसे सलामी अटैक कहा जाता है। इसे सलामी स्लाइसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खाते से छोटी राशि को दूसरे स्थानों पर भेजने के लिए किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग तो इंटरनेट यूजर से चैट के दौरान जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि प्राप्त करना ब्लैकमेलिंग कहलाता है। तो इंटरनेट यूजर से चैट के दौरान जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि प्राप्त कर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं।
ये है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा 354 के तहत अपराध घोषित किया गया है। पायरेसी तो मूल उत्पाद की कॉपी कर उसके प्रतिनिधि या उसकी प्रतिलिपि को कालाबाजारी के माध्यम से मार्केट में बेचने को पायरेसी कहा जाता है। स्पूफिंग तो अनऑथराइज्ड डाटा को ऑथराइज्ड यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक स्पूफिंग कहलाती है। अनऑथराइज्ड डाटा को ऑथराइज्ड यूजर की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक स्पूफिंग कहलाती है। इस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं। तो जिस प्रकार हैकिंग करने वाले को हैकर कहते हैं, उसी प्रकार स्पूफिंग करने वाले को स्पूफर कहते हैं। जैसे कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग, कंटेंट स्पूफिंग इत्यादि। नेक्स्ट है स्पैम। तो अनेक व्यक्तियों को अवैध और अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। अनेक व्यक्तियों को अवैध एवं अवांछित रूप से भेजा गया ईमेल स्पैम कहलाता है। समानता यह एक प्रकार के विज्ञापन होते हैं। एडवेयर तो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, एडवेयर कहलाता है। रूटकिट्स तो कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूटकिट्स कहलाता है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को नहीं होती। फिशिंग तो इंटरनेट पर यूजर के नाम, पासवर्ड और अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को धोखे से पाने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। फ्लैम तो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति को लिखे गए अपमानजनक शब्द फ्लैम कहलाते हैं। हैकिंग तो किसी नेटवर्क में घुसकर डाटा से छेड़खानी करने की प्रक्रिया हैकिंग कहलाती है। हैकिंग आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के नेटवर्क पर अनऑथराइज्ड पहुंच प्राप्त करने के लिए की जाती है। एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो हैकिंग का कार्य करता है उसे हैकर कहा जाता है। क्रैकिंग तो किसी की इजाजत के बगैर इंटरनेट सुरक्षा को तोड़कर कंप्यूटर से डाटा चुराना क्रैकिंग कहलाता है। इसे अंजाम देने वाले व्यक्ति को क्रैकर या ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। क्रैकर डाटा चुराने के बाद उसका सही जगह उपयोग नहीं करते हैं, कुल मिलाकर इसका दुरुपयोग करते हैं। कुकीज यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइट का विवरण रखता है। कुकीज यूजर की जानकारी के बिना देखी गई वेबसाइट का विवरण रखता है। मान लीजिए आपने पिछली बार फ्लिपकार्ट पर कंप्यूटर परीक्षा धाम बुक सर्च की और यह डाटा कुकीज के माध्यम से फ्लिपकार्ट तक पहुंच गया। अब यदि आप फिर से फ्लिपकार्ट पर जाते हैं तो आपको ऐसी पुस्तकें दिखाई जाएंगी जो एक ही प्राइस रेंज के अंतर्गत और कंप्यूटर विषय की हों। डाटा डिडलिंग तो कंप्यूटर में उपस्थित डाटा में हेर फेर करना डाटा डिडलिंग कहलाता है। तो किसी कंपनी में बहुत से कर्मचारी हैं और उन सभी कर्मचारियों का डाटा, आने जाने का समय, ज्वाइनिंग वेतन उस कंप्यूटर में स्टोर है। अब इस डाटा में किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हेर फेर कर दिया जाता है, यही है डाटा डिडलिंग। डिनायल ऑफ सर्विस यह हैकर के द्वारा किया गया नेटवर्क अटैक होता है। इसमें हैकर के द्वारा नेटवर्क माध्यम में ट्रैफिक क्रिएट करके उसे बाधित किया जाता है, जिससे यूजर सर्वर तक नहीं पहुंच पाता। अब मालवेयर उन प्रोग्राम का समूह है जिनका कार्य कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है। वायरस, वार्म, स्पाईवेयर, रूटकिट और ट्रोजन आदि मालवेयर के उदाहरण हैं। तो मालवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं? रैंसमवेयर, की लॉगर, एडवेयर, बोटनेट, स्केयरवेयर, बैकडोर, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, रूटकिट, वार्म, स्पाईवेयर। मलिशियस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में आने के कारण तो स्पैम मेल से, गलत फाइल के डाउनलोड करने पर, गलत वेबसाइट के खोलने पर। मालवेयर से बचने के उपाय तो किसी भी प्रकार के फर्जी ईमेल अटैचमेंट को ओपन ना करें। किसी भी प्रकार के डाउनलोडिंग हमेशा कानूनी वेबसाइट से ही करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, मुफ्त में मिलने वाले प्रोग्राम अपलोड या डाउनलोड ना करें। कंप्यूटर में लाइसेंस वाला एंटीवायरस रखें। तो प्रमुख जो मालवेयर हैं उनको देख लेते हैं। तो वायरस, यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डाटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है। वायरस का पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। रूटकिट्स, कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कंट्रोल या नियंत्रण प्राप्त करना रूटकिट्स कहलाता है। इसकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी व्यक्ति को नहीं होती। वार्म तो अपनी कॉपी खुद बनाकर तेजी से फैलने वाला मालवेयर होता है। वार्म या कंप्यूटर की मेमोरी को भरता है और उसकी स्पीड को धीमा करता है। तो वार्म के उदाहरण कौन से हैं? मोरिस है, आई लव है और बैगल है। स्पाईवेयर या मालवेयर प्रोग्राम को यूजर की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए हैकर द्वारा कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है, जैसे पेगासस, कूल वेब सर्च और गैंगो। रैंसमवेयर तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर की फाइल को लॉक कर देता है, उसे
और उन्हें अनलॉक करने के लिए पैसे या फिरौती की मांग करता है, रैंसमवेयर कहलाता है। वैसे वानाक्राई, पेटिया, है ना, बैड रैबिट, लॉकी इत्यादि। कीलॉगर, तो यह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम, वह मालवेयर या स्पाईवेयर प्रोग्राम जिसे यूजर की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। वह कंप्यूटर में दबाए गए कीज पर निगरानी रखता है, उन्हें रिकॉर्ड कर लेता है, उन्हें रिकॉर्ड रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बैंक का आईडी पासवर्ड डाला तो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। एडवेयर, यह मालवेयर प्रोग्राम जो वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम में अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है, एडवेयर कहलाता है। बोटनेट्स, बोटनेट इंटरनेट से जुड़े कई डिवाइस का एक नेटवर्क होता है जो हैकर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लॉगिन आईडी और पासवर्ड को चुराने, कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के लिए किया जाता है। स्केयरवेयर, वह मालवेयर प्रोग्राम जिसके द्वारा यूजर को फ्री एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। तो वह मालवेयर प्रोग्राम जिसके द्वारा यूजर को फ्री एंटीवायरस या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लालच दिया जाता है। इसे डाउनलोड करते ही वायरस कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। बैकडोर, तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं। ट्रोजन हॉर्स, तो वह मालवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है या किसी उपयोगी प्रोग्राम के साथ स्वयं को अटैच कर लेता है। इसे हाइड मालवेयर प्रोग्राम भी कहा जाता है, जैसे जीएस, फिर है जीरो एक्सेस रूट किट इत्यादि। फिर कंप्यूटर वायरस, तो यह दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो डाटा को खराब या नष्ट करने का कार्य करता है। इसका पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता, वह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेड कोहेन ने किया था, फ्रेड कोहेन ने किया था। वायरस के प्रकार, तो बहुत सारे प्रकार हैं वायरस के, जैसे बूट सेक्टर वायरस, प्रोग्राम वायरस। सभी वायरस मालवेयर होते हैं लेकिन सभी मालवेयर वायरस नहीं होते। बूट सेक्टर वायरस, तो ऐसे वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करते हैं। यह वायरस ओवरराइट करके यह बूट रिकॉर्ड प्रोग्राम को बदल देते हैं, जैसे कि डिस्क किलर, स्टोन्ड वायरस, एल्ग क्लोनर ब्रेन। प्रोग्राम वायरस, यह प्रोग्राम फाइल जैसे कि .exe, .bin.com आदि एक्सटेंशन के साथ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल को संक्रमित करते हैं। यह वायरस अपनी कॉपी बनाता है और फाइलों को संक्रमित कर मेमोरी में एक्टिव हो जाता है, जैसे कैस्केड, संडे। फिर ब्राउजर हाईजैकर वायरस, यह वायरस वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है। इसमें यह विभिन्न फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचता है और यह वायरस वेब ब्राउजर को संक्रमित करता है जिसमें यह विभिन्न फर्जी वेबसाइटों तक पहुंचाता है। स्वीट पेज, आस्क टूल बार इत्यादि, ये एक प्रकार से ब्राउजर हाईजैकर के उदाहरण है। फिर है माक्रो वायरस, यह वायरस किसी डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट को संक्रमित करता है। यह वायरस स्वयं को डॉक्यूमेंट से जोड़े रखता है। यदि डॉक्यूमेंट दूसरे कंप्यूटर पर खोले जाते हैं तो उन कंप्यूटर में भी संक्रमण फैल जाता है, जैसे वर्ड कॉन्सेप्ट, DMW। रेसिडेंट वायरस, यह वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में भेजा जा सकता है। तो यह जो वायरस है कंप्यूटर की मेमोरी में जा बैठता है, कंप्यूटर द्वारा किसी विशेष फंक्शन को किए जाने पर सक्रिय हो जाता है। तो इसके उदाहरण है CMJ, मेवे, रैंडेक्स। फिर है पॉलीमॉर्फिक वायरस, यह वायरस अपने कोड को अलग अलग तरीके से एन्क्रिप्ट करता है। यह कंप्यूटर में हर फाइल को अलग अलग संक्रमित करता है, इसको पहचानना मुश्किल होता है, जैसे फ्योनिक्स, स्टिमुलेट, इन्वॉलेंटरी, एल्केम इत्यादि। नेटवर्क वायरस, तो इस प्रकार का वायरस स्थानीय नेटवर्क जैसे लैन और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है, तो जैसे कि निम्डा, SQL स्कैमर। डायरेक्टरी वायरस, यह वायरस फाइल का पाथ बदल देता है। डायरेक्टरी वायरस से संक्रमित होने पर मूल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि D2 वायरस। कारण क्या है वायरस फैलने के? तो संक्रमित पेन ड्राइव, संक्रमित CD या DVD, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के उपयोग से। IMB द्वारा बेंगलोर में भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया। IMB द्वारा बेंगलोर में भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। वायरस के प्रभाव, तो कंप्यूटर स्पीड का धीमा होना, ब्राउजर सेटिंग में बदलाव, कंप्यूटर का हैंग होना, अजीब से आइकन का बनना, पॉपअप विंडो का खुलना। प्रमुख वायरस और उनके निर्माण वर्ष, तो क्रीपर, ये 1971 में बना था।
प्रथम कंप्यूटर वायरस है क्रीपर, नेटवर्क पर फैलने वाला प्रथम वायरस है। एल क्लोनर 1982 में आता है। ये पर्सनल कंप्यूटर में फैलने वाला ये प्रथम वायरस था। ब्रेन 1986 में। तो कॉपी प्रोटेक्शन के रूप में डिजाइन वायरस पाकिस्तान में निर्मित पहला बूट सेक्टर वायरस है। तो पाकिस्तान में ये भी होता है। जेरूसलम 1987 में आता है। यह वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता था। कोलंबस 1989 में। कोलंबस वायरस को डेटा क्राइम तथा 13 अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। यह फाइलों को संक्रमित कर हार्ड डिस्क के डेटा को नष्ट करता था। हैप्पी बर्थडे जोशी 1990 में आता है। यह भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस है। माइकल एंजेलो 1991 में आता है। इसे 6 मार्च का वायरस भी कहा जाता है। डिस्क वाशर 1993 में आता है। इसे डिस्क वाशर विथ लव वायरस भी कहा जाता है। आई लव यू 2000 में आता है। कंप्यूटर को प्रभावित करने वाला ये सबसे बड़ा वायरस था आई लव यू। तो समझ लीजिए, आई लव यू नहीं बोलना है किसी को, नहीं है, बहुत ज्यादा सबसे बड़ा वायरस है ये। अब तो किताबें भी मान रही हैं कि सबसे बड़ा वायरस है ये। कोड रेड 2001 में आता है। ब्लास्टर 2002 में आता है। पेटिया रैंसमवेयर 2017 में आता है। यह कंप्यूटर फाइल को लॉक करके फिरौती मांगता है, एक प्रकार का रैंसमवेयर। वंदे मातरम भारत में निर्मित वायरस है। और मैग अब है एंटीवायरस। तो कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरे से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान यह है कि यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए इसको बनाया गया। प्रचलित एंटीवायरस हैं एवीजी, अवीरा, अवास्ट, बुलगार्ड, जीडाटा, एपसिक्योर, मैकाफी, फिर है पांडा, नोटोन, नेट प्रोटेक्टर, क्विक हीलर या क्विक हील और ट्रेंड माइक्रो। तो लिस्ट है कंप्यूटर सुरक्षा के उपाय। तो पहला है पासवर्ड, फिर है एंटीवायरस, फायरवॉल है, इंक्रिप्शन है, डिक्रिप्शन है, क्रिप्टोग्राफी है, पैच है, डिजिटल सिग्नेचर है, बायोमेट्रिक है, कैप्चा है, प्रॉक्सी सर्वर है, स्मार्ट डॉग है, पैलेडियम है और क्रोजर है। क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी आउटलुक ने हर्मिट नामक एक नया स्पाईवेयर की खोज कजाकिस्तान में अप्रैल 2022 में की। पासवर्ड, किसी कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। पासवर्ड के 2 प्रकार होते हैं। पहला है वीक पासवर्ड, ये अल्फा प्लस नंबर इसमें होता है। इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है, जैसे कि नाम, जन्म दिवस, फोन नंबर, ये वीक पासवर्ड के उदाहरण होते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो इसमें अल्फाबेट प्लस नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर जो इसमें होता है। तो ये अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल संकेतों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे तोड़ पाना मुश्किल होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सुमित तिवारी @234 हैशटैग, तो ऐसे अगर आप बना लिए तो इनको थोड़ा सा क्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है। एंटीवायरस, कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरे से बचने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम का एक नुकसान यह है कि यह केवल उन वायरस को खोज सकता है जिनके लिए इसे बनाया गया है, जैसे कि नोटोर्न, नेट प्रोटेक्टर और मैकफी। फिर फायरवॉल, कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच है। ये फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर सिस्टम को उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया गया सुरक्षा कवच है। बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाने का तरीका फायरवॉल कहलाता है। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों प्रकार का हो सकता है। एक कंप्यूटर में अनधिकृत यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। यह पैकेट फिल्टर के रूप में कार्य करता है। इसे कंप्यूटर का सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है। बायोमेट्रिक, किसी व्यक्ति की पहचान के लिए बायोलॉजिकल डाटा जैसे कि फिंगरप्रिंट, आवाज, आंखों का रेटिना, नसों के इंप्रेशन आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर है कैप्चा, इसका पूरा नाम क्या है? कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। कैप्चा, इसका उपयोग वेबसाइट को स्पैमर से बचाने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा हो कि इसमें जब हम लोग कोई फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रवेश पत्र वगैरह डाउनलोड करना होता है तो वहाँ पर जन्म तिथि वगैरह मांगता है, फिर आपका जो एनरोलमेंट है या एप्लीकेशन नंबर है वो मांगता है और नीचे कैप्चा बना रहता है। आपने अक्सर देखा होगा अगर आपने कभी प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया हो तो। इंक्रिप्शन, मूल संदेश ओरिजिनल मैसेज को कोड भाषा में बदलने की प्रक्रिया है, इंक्रिप्शन कहलाती है।
इसमें मूल संदेश को सामान्य टेक्स्ट और गुप्त कोड को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। इंक्रिप्शन भेजने वाले या सेंडर की तरफ से रहता है, तो इंक्रिप्शन भेजने वाले या सेंडर की तरफ से रहता है। तो बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। अब इसे हमने इनक्रिप्ट कर दिया, तो इसे केवल और केवल आपका बाबू ही पढ़ पाएगा, बीच का व्यक्ति कोई नहीं पढ़ पाएगा। बात यह है। डिक्रिप्शन कोड भाषा को मूल संदेश में बदलने की प्रक्रिया डिक्रिप्शन कहलाती है, या सिफर टेक्स्ट को समान टेक्स्ट में बदलने की जो प्रक्रिया है डिक्रिप्शन कहलाती है। यह प्राप्त करने वाले या रिसीवर की तरफ से होता है। तो मेरे बाबू ने ताना ताया, ये सिफर टेक्स्ट यहाँ से पहुंचा और है ना, आपकी जो बाबू होगा वो यहाँ पर इसको इस प्रकार से डिक्रिप्ट कर लेगा कि मेरे बाबू ने क्या पूछा। फिर है क्रिप्टोग्राफी। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का एक साथ प्रयोग करना क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। तो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का एक साथ प्रयोग करना क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। अब स्टेप पैच। तो किसी सॉफ्टवेयर में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पैच कहलाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर हाथों से किए गए सिग्नेचर की तरह ही होता है, किंतु यह अधिक विश्वसनीय एवं सुरक्षित होते हैं। डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को सुनिश्चित करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को सुनिश्चित करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर। तो इसे प्रॉक्सी या एप्लीकेशन लेवल गेटवे भी कहा जाता है। यह यूजर तथा सर्वर के मध्य फिल्टर का कार्य करता है। यह नेटवर्क के सही एड्रेस को छिपाता है और नेटवर्क में आने जाने वाले सभी संदेशों की जांच करता है। स्मार्ट डॉग सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो स्मार्ट डॉग सॉफ्टवेयर इसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को खत्म करने के लिए किया जाता है। पलाडियम। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार करने के लिए विकसित प्रणाली जिसके तहत डाटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित सूचनाओं या समस्याओं को दूर किया जाता है। क्रोजर बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्राम से बचने के लिए कंप्यूटर में क्रोजर नाम का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में वे प्रोग्राम इंटरनेट पर नहीं दिखाई देंगे और बच्चे भी इस प्रोग्राम से दूर रहेंगे। अब है हैकर्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैकर। अब हम लोग हैकर्स के प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले है व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर, इन्हें इथिकल हैकर भी कहा जाता है। इथिकल हैकर या नैतिक हैकर भी कहा जाता है। इनका प्रयोग नेटवर्क की कमजोरियों को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इन्हें सरकार या किसी संस्था के द्वारा रखा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले हैकर अच्छे कार्य के लिए हैकिंग करते हैं, एक प्रकार से बोनाफाइड हैकिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल हमने व्हाइट हैट हैकर को हायर किया और उससे कहा कि आप हमारे सिस्टम में जो कमियां हैं उनको बताइए, तो वो आपका हैक करेगा, बता देगा ये कमियां। ये है व्हाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर, तो इन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। इस श्रेणी में आने वाले हैकर्स गैर कानूनी कार्य करते हैं या नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर अवैध कार्य करते हैं। ये आर्थिक लाभ या अपराध के लिए ऐसे कार्य करते हैं। ग्रे हैट हैकर, तो इस श्रेणी में हैकर ब्लैक और व्हाइट हैकर्स का मिश्रण होते हैं, या अच्छा काम और कभी कभी गैर कानूनी काम भी कर देते हैं। तो ये दोनों काम कर सकते हैं। ब्लू हैट हैकर, सॉफ्टवेयर को उपयोग से पहले उसकी कमियों को उजागर करना सही करने वाले जो हैकर होते हैं ब्लू हैट हैकर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर को उपयोग से पहले उसकी कमियों को उजागर कर सही करने वाले जो हैकर हैं ब्लू हैट हैकर कहलाते हैं। यह अक्सर फ्रीलांसर होते हैं जो किसी संस्था के लिए कार्य नहीं करते हैं। ये फ्रीलांसर होते हैं जो किसी संस्था के लिए कार्य नहीं करते हैं। फिर है ग्रीन हैट हैकर, तो इन्हें प्री हैकर भी कहा जाता है। ऐसे हैकर जो कभी हैकिंग सीख रहे हैं ग्रीन हैट हैकर की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे हैकर जो अभी हैकिंग सीख रहे हैं, नौसिखिया टाइप के जो होते हैं हैकर, उन्हें ही ग्रीन हैट हैकर कहा जाता है। रेड हैट हैकर, इनका उद्देश्य व्हाइट हैट हैकर के समान ही होता है। इनका कार्य करने का तरीका आक्रामक होता है। यह पूरी तरह से ब्लैक हैट हैकर को गिराने में विश्वास करते हैं कि ध्वस्त ही कर दो ब्लैक हैट हैकर को। अन्य जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, एप्लीकेशन गेटवे, यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कार्यविधि को लागू करता है। इन विशिष्ट एप्लीकेशनों में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टेलनेट सेवाएं आदि शामिल हैं। टाइम बॉम्ब, यह सॉफ्टवेयर का हिस्सा है जो किसी विशेष समय, घटना या तारीख को सक्रिय होता है। लॉजिक बॉम्ब, यह एक कोड होता है जिसे कंप्यूटर की मेमोरी में जानबूझकर डाला जाता है, जो अनुकूलित परिस्थितियों के मिलते ही हानिकारक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। एवेस ड्रॉपिंग,
इसमें अटैकर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी करता है एवे स्टॉपिंग में। फिर है मास्करेडिंग, तो इसमें अटैकर वैलिड यूजर होने का नाटक करता है, वैलिड यूजर होने का नाटक करता है और अवैध रूप से किसी विशेष अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट 2000 में ये आया था। तो लागू कब हुआ? 17 अक्टूबर सन 2000 को। इसमें कुल 94 धाराएं हैं, 13 अध्याय हैं और 4 अनुसूचियां हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी एक्ट को पहली बार सन 2008 में संशोधित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2011 में आए। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नियम 2018 आईटी अधिनियम में 2008 में संशोधन कर धारा 66A को जोड़ा गया था। 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आईटी एक्ट 2000 की धारा 66A को रद्द कर दिया था। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और उनके पुलिस वालों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A के तहत सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुकदमा चलाने से रोकने का आदेश दिया। साइबर अपराध से संबंधित प्रमुख धाराएं, तो धारा 3 है, यह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल सिग्नेचर की वैधता को सिद्ध करता है, या उसके बारे में बताया गया है। धारा 48 साइबर अपील अभिकरण की स्थापना का प्रावधान है इसमें। धारा 65 में कंप्यूटर से छेड़छाड़ के बारे में चर्चा की गई है और उससे रिलेटेड अपराध जो होते हैं उसको बताया गया है और उसमें सजा का क्या प्रावधान है वो बताया गया है। धारा 66A में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने से संबंधित प्रावधान है। 66B में कंप्यूटर संसाधनों की चोरी से संबंधित प्रावधान है। 66C में पहचान चोरी करने पर दंड का प्रावधान है। 66D में कंप्यूटर को प्रयोग करके छल करने पर दंड का प्रावधान है। 66E में एकांतता भंग करने पर दंड का प्रावधान है। 66F में साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान है। 66F में। फिर 67 में अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। 67 में कामुकता व्यक्त करने वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड का प्रावधान है। 67B में बच्चों को अश्लील अवस्था वाली और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण करने पर दंड का प्रावधान है तथा 73 में फर्जी डिजिटल सिग्नेचर का प्रकाशन करने पर दंड का प्रावधान है। अब साइबर अपराध रोकने के लिए संचालित संस्थाएं, सम्मेलन और अभियान कौन कौन से हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने और साइबर अपराध को कम करने के लिए 17 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया। बुडापेस्ट कन्वेंशन, तो साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे 2001 में हस्ताक्षर कर 2004 में लागू किया गया। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-IN), तो हैकिंग और फिशिंग जैसे साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है जिसकी स्थापना 2004 में की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CERT-IN का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा संचालित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। फिर डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग 2018 में साइबर सुरक्षा वातावरण को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेटी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, बहुत उपयोगी पोर्टल है। तो नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम के खिलाफ शिकायत करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत की गई। साइन सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट आर्मी के द्वारा 2020 को जारी साइबर सुरक्षा से संबंधित मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। साइबर सुरक्षा नीति भारत सरकार द्वारा साइबर सुरक्षा नीति 2013 और 2020 में लाई गई। ऑस्ट्रेलियन ऑनलाइन सेफ्टी बिल, तो ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश का ऑनलाइन सेफ्टी बिल जनवरी 2022 को लागू किया गया। कोकॉन, तो केरल सरकार द्वारा आयोजित साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन है ये। साइबर सुरक्षित भारत पहल, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है। इस कार्यक्रम में 3 स्तंभ हैं: जागरूकता, शिक्षा और सामर्थ्य। समाचार पन्नों से, तो साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर होने वाला वार्षिक सम्मेलन जिसे कोकोन के नाम से जाना जाता है वह 7 से 7 अक्टूबर 2023 को कोची में आयोजित किया गया। अब है भारतीय दंड संहिता में साइबर अपराधों से संबंधित प्रावधान। तो आईपीसी की धारा 420 फर्जी वेबसाइट का साइबर फ्रॉड है ये।
आईपीसी की धारा 463 फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, आईपीसी की धारा 499 में ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना। समाचार पन्नों से तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया है। भारत ओएस एक फ्री और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विकसित करने के एक भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट है और इसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। फिर है साइबर अपराध के प्रकार, तो आर्थिक अपराध है इसमें सलामी हमला, साइबर स्टॉकिंग, पायरेसी, स्पूफिंग। सामाजिक अपराध तो साइबर बुलिंग, साइबर वारफेयर, साइबर पोर्नोग्राफी, फ्लैम, ऑथेंटिसिटी जो थेफ्ट है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ये सब आते हैं। इस जो तकनीकी अपराध है तो स्पैम है, कुकीज है, डाटा डिडलिंग है, बग है, फिशिंग है, डिनायल ऑफ सर्विस है और रूट किट्स है। एग्जाम हेल्प तो इनक्रिप्शन क्या है? इनक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत डेटा को पहचानने योग्य या इनक्रिप्टेड रूप में बदला जाता है। इसका उपयोग समानता संवेदनशील सूचनाओं को सुरक्षित करने में किया जाता है। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन तो सिमेट्रिक एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफी में निर्देशों का एक सेट है जो डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक कुंजी का प्रयोग करता है, जैसे कि फ्लोफिश या टूफिश। ब्लोफिश तो ये ब्लोफिश है और टूफिश है। ब्लोफिश यह ससीमित उपकरण संदेशों को 64 बिट ब्लॉकों में बांटता है और उन्हें व्यक्तिगत रूप से इनक्रिप्ट करता है। यह एक सार्वजनिक डोमेन है। इसका प्रयोग मुख्यतः ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सुरक्षित भुगतान और पासवर्ड प्रबंधन टूल में किया जाता है। टूफिश तो यह लाइसेंस फ्री सममित इनक्रिप्शन है। यह ब्लोफिश की कमी को पूरा करता है। यह 128 बिट डेटा ब्लॉक को डिक्रिप्ट करता है और प्रत्येक डाटा को 16 राउंड में इनक्रिप्ट करता है। हनी पोर्ट्स तो हैकर्स को लुभाने के लिए प्रलोभन के रूप में उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को हनी पोर्ट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका प्रयोग घुसपैठियों को पकड़ने के इरादे से उनको आकर्षित करने के लिए किया जाता है। अब है विगत वर्षों में आयोग में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो साइबर सिक्योरिटी मेंटेनेंस करने हेतु ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, नॉन रिप्यूडिएशन, इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस, फंडामेंटल टूल्स का उपयोग किया जाता है। फिर साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? एक नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम। पेगासस वायरस जाल के द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है जिसे क्यू सुइट के नाम से जाना जाता है। क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की मूल इकाई है। क्वांटम कंप्यूटर की गणना क्यूबिट में करते हैं। फिर है ब्लॉकचेन, एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। वर्चुअल की से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। वर्चुअल की से पासवर्ड चोरी, ट्रोजन कंप्यूटर, ट्रोजन प्रोग्राम और स्पाईवेयर से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। एक ईमेल जो एक स्रोत से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, स्पूफिंग का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये साइबर सिक्योरिटी वाला चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।